गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने वुडवर्ड फिशर रूल को समझा था और उसके अकॉर्डिंग अपन ने कुछ एग्जांपल्स भी सो किए थे। ठीक है, अब अपन अगर नेक्स्ट उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पर अपन साइक्लिक की बात करेंगे, साइक्लिक सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, आपको सिस्टम दे रखा है। ठीक है, ये क्या हो गया। अब इसमें देखिए कि आपको सबसे पहले सिस्टम को पहचानना है कि इसमें जो डबल बॉन्ड है वो दोनों अलग अलग सिस्टम के अंदर मौजूद है या फिर दोनों अलग अलग रिंग के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, चक्रीय समवलयाकार। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है वो अलग अलग है, तो ये क्या हो गया, अलग हेट्रोजीनियस सिस्टम हो गया। ठीक है, इसके लिए जो वैल्यू होती है, मूल मान कितना होता है, 214 नैनोमीटर। अगर दोनों ही डबल बॉन्ड एक रिंग के अंदर होते हैं तो इसकी वैल्यू अलग होती है, लेकिन डबल बॉन्ड अलग अलग हैं, अलग अलग रिंग के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो दोनों रिंग के लिए जब डबल बॉन्ड अलग अलग होते हैं तो उसके लिए अपन मूल वैल्यू कितनी मानते हैं, 214 नैनोमीटर के बराबर। ठीक है, अब अपन देखते हैं, इसमें देखिए जो डैश करके लाइन दे रखी है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या एल्किल प्रतिस्थापी इससे अटैच्ड है। ठीक है, अदर कोई ग्रुप होता तो आपको यहाँ पर दे रखा होता, यहाँ पर रिंग के बाद तीन जो लाइनें दे रखी हैं, इसका मतलब ये है कि ये एल्किल प्रतिस्थापियों से जुड़ी हुई है, तो आपको कंसीडर कर लेना है, इसको देखकर नेगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर इस तरीके की अगर आपको लाइनें दे रखी हो, या तो एल्किल प्रतिस्थापित दिया हुआ होगा, और नहीं भी दे रखा हो, और अगर आपको ये लाइनें दे रखी हो तीन, मतलब तीन रिंग से तीन लाइनें जुड़ी हुई हैं, अर्थात एल्किल प्रतिस्थापित इस रिंग से अटैच्ड है, तो एल्किल प्रतिस्थापित तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 3 बराबर 15 नैनोमीटर। अब अपन बात करते हैं वलय अवशेष की। जहाँ पर साइक्लिक सिस्टम होगा वहाँ पर वलय अवशेष प्रेजेंट होगा ही होगा, एक बात का ध्यान रखना। ठीक है, मोस्टली वलय अवशेष मौजूद होंगे ही होंगे। अब वलय अवशेष अब कितने हैं, यहाँ पर देखिए तीन वलय अवशेष है, मतलब एक पहले वाले डबल बॉन्ड के पास में देखिए, एक तो लेफ्ट साइड में, एक दोनों रिंग के सेंटर में, और एक दूसरे वाले डबल बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, बस तीन जगह से अपन रिंग को काट सकते हैं और सिस्टम को अलग कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अपन रिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वलय अवशेष का दोनों मतलब होता है। तो तीन वलय अवशेष हैं, तीन की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 3 बराबर 15 नैनोमीटर। उसके पश्चात देखते हैं और क्या क्या मौजूद है। ठीक है, अब अपन देखिए कि इसमें एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कैसे हुआ, देखिए जो राइट साइड वाली रिंग है, ठीक है, उसके बाद देखिए डबल बॉन्ड अटैच्ड है। ठीक है, वो डबल बॉन्ड क्या है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड का काम यहाँ पर फंक्शन कर रहा है। सेंटर में दे रखा है, देखिए बताते हैं अभी आपको। इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो दूसरी वाली रिंग है, इसके लिए क्या हुआ, ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। ठीक है, दूसरा जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के अंदर आता है, दूसरी रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं उगाता, दूसरी रिंग से अटैच नहीं है। लेकिन जो ये वाला डबल बॉन्ड है, ये दूसरी वाली रिंग के लिए क्या हुआ, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 249 नैनोमीटर। ठीक है, सबको अटैच जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं इस तरीके का, कि इसके लिए क्या है, होमोसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, मतलब एक ही सिस्टम के अंदर दोनों डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो इसके लिए मूल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 253 नैनोमीटर के बराबर। ठीक है, वैल्यू बता रखी है। अब यहाँ देखिए कि संयुग्मन बढ़ाने वाले डबल बॉन्ड। ठीक है, एक तो सिस्टम हो गया पूरा रिंग के अंदर, अब इसके अलावा कॉन्जुगेशन इंक्रीज करने वाला कोई डबल बॉन्ड मौजूद है क्या, देखिए रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अर्थात ये क्या कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन इंक्रीज करने वाला जो डबल बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 30 नैनोमीटर के बराबर। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन एल्किल सब्स्टिट्यूएंट देखें, तो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर कितने, दो, एक तो रिंग के ऊपर जो डैश लाइन दे रखी है वो हो गया, और एक जो कॉन्जुगेशन बढ़ाने वाला जो डबल बॉन्ड है, इसके सामने देखिए डैश लाइन दे रखी है, अर्थात यहाँ भी एल्किल सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। ठीक है, तो दो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक तो रिंग के ऊपर एक रिंग के नीचे। ठीक है, तो कितनी वैल्यू हो गई इसकी, 10 नैनोमीटर। ठीक है, उसके अलावा अपन अगर वलय अवशेष की बात करें, तो दो वलय अवशेष हो गए। कैसे हो गए दो वलय अवशेष, बताते हैं अभी आपको। देखिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, यहाँ से अपन रिंग को अलग कर सकते हैं, सिस्टम को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो वलय अवशेष हुए,
तो 2 वाले अवशेष की जो वैल्यू है कितनी है 10 नैनोमीटर। अर्थात इस रिंग की अगर अपन लैम्ब्डा मैक्स की बात करते हैं, तो इस रिंग की जो लैम्ब्डा मैक्स है कितनी है 330 नैनोमीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट है अपने संयुग्मी इनॉन्स के पैरामैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड इनॉन्स के। ठीक है, कि कॉन्जुगेटेड अपन ने इन्स की बात की थी, अगर इनोन की बात करें तो उस वक्त यूवी स्पेक्ट्रा अर्थात वुडवर्ड फिशर रूल क्या होगा उन यौगिकों के लिए, कि यौगिकों में कार्बोनिल समूह के संयुग्मन में द्विबंध की उपस्थिति हो तो ऐसा यौगिक संयुग्मी इनोन्स कहलाते हैं। ठीक है, यौगिकों में कार्बोनिल समूह के संयुग्मन में क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या होगा, उनको क्या कहते हैं कॉन्जुगेटेड इनॉन्स कहते हैं। ठीक है, मतलब कार्बोनेट ग्रुप भी कॉन्जुगेशन में इंक्लूड है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा बीटा डेल्टा का आपको रोल पता होना चाहिए, मतलब अल्फा बीटा की नंबरिंग कैसे करनी है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब कार्बोनेट ग्रुप के पास वाला ग्रुप तो क्या हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास वाला क्या हुआ बीटा कार्बन, बीटा से नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा डेल्टा कार्बन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नंबरिंग के कार्बन ग्रुप के पास में अर्थात फंक्शनल ग्रुप के पास में जो होता है वो क्या होता है अल्फा कार्बन, उसके पास वाला बीटा और देन डेल्टा कार्बन। ठीक है, इन यौगिकों को अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि द्विबंध की स्थिति कार्बोनिल कार्बन से अल्फा वह क्या बीटा स्थिति पर है। ठीक है, तो मतलब अल्फा और बीटा बीच में है डबल बॉन्ड है, इस वजह से इसको अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कहते हैं। ठीक है, संयुग्मी इनोन्स में दो प्रकार के संक्रमण पाए जाते हैं। ठीक है, कहीं अगर अपन संयुग्मी इनोन की बात करें तो इसके अंदर दो प्रकार के अपन को क्या ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं। पहला ट्रांजिशन होगा कि सी डबल बॉन्ड हो है, इसमें पाई से पाई ट्रांजिशन होता है। ठीक है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो क्या होगा ऑक्सीजन के पास तीन लोन पेयर हो जाएंगे। दूसरे कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है जो लोन पेयर का नॉन बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होता है उसके अंदर क्या होता है जो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, वो पाई स्टार ऑर्बिटल्स के अंदर क्या ट्रांजिशंस करते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, जो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो एन से नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से ठीक है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर पाई ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, अर्थात होमो टू लूमो ट्रांसफर होगा। प्रथम प्रकार के संक्रमण पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण तीव्र अवशोषण बैंड बनते हैं। ठीक है, जो निम्न तरंग दैर्ध्य 215 से 250 नैनोमीटर के क्षेत्र पर होते हैं, इसे अपन क्या के बैंड भी कहते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन होंगे वो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, इसके अंदर क्या शार्प एब्जॉर्प्शन बैंड अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये क्या लोअर लैम्ब्डा मैक्स पर अर्थात 215 से 250 नैनोमीटर के बीच में मिलते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं के बैंड कहते हैं। दूसरा जो ट्रांजिशन होगा कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो दूसरा ट्रांजिशन एन से पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण दुर्बल अवशोषण बैंड बनते हैं। ठीक है, जो उच्च तरंग दैर्ध्य अर्थात 310 से 300 नैनोमीटर क्षेत्र पर होते हैं, और अपन इसे क्या कहते हैं आर बैंड भी कहते हैं। संयुग्मी इनोनों में ये दोनों ही संक्रमण अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता से संभव ही हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के लिए पाई 2 व पाई 3 के पास होने से क्या ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, और इस प्रकार एन अबंधी एन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एन से पाई 3 में जो और भी अधिक समीप हैं तो और कम ऊर्जा की इसमें आवश्यकता होगी और कम ऊर्जा से संक्रमण कर लेते हैं। ये संक्रमण अधिक तरंग दैर्ध्य क्षेत्र पर होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए अपन इसके ऊर्जा आरेख का अगर देखते हैं कि जब नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर जब ट्रांजिशन होता है तो इसमें बहुत ही कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग और पाई स्टार जो ऑर्बिटल होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, जब इसमें होमो से लूमो जब ट्रांजिशन होता है ठीक है तो एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो एनर्जी और लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। उसी प्रकार अगर आप पाई से पाई 2 से पाई 3 की बात करें तो आप पाई 2 से लेकर पाई 3 का जब ट्रांजिशन होगा ठीक है तो इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एन से पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर और अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना संयुग्मी इनोन्स के अवशोषण तरंग दैर्ध्य की गणना अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फिशर रूल।
ठीक है? अब वुड-फिशर रूल के लिए अतः संयुग्मी इनोन्स के वो अपन ने पढ़े थे वैल्यूज़ किसके लिए थी? संयुग्मी ईन के लिए, कॉन्जुगेटेड ईन के लिए, ठीक है? अब अपन पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेटेड इनोन के लिए। तो ये एक दोनों में डिफ़रेंस ध्यान रखना, दोनों के लिए अलग-अलग वैल्यूज़ होती है, ठीक है? अगर आपको संयुग्मी ईन का पूछा जाए तो वहाँ पर संयुग्मी ईन की वैल्यू काम में लेनी है और अगर संयुग्मी इनोन का पूछा जाए तो आपको संयुग्मी इनोन की वैल्यू काम में लेनी है। इससे पहले इन दोनों की वैल्यू माइंड में लाने से पहले आपको सिस्टम को पहचानना है कि ये कॉन्जुगेटेड ईन है या कॉन्जुगेटेड इनोन होगा, ठीक है? तो अगर संयुग्मी कॉन्जुगेटेड इनोन के अवशोषण लैम्ब्डा मैक्स की गणना के लिए वुड-फिशर रूल देखें तो क्या होगा कि कॉन्जुगेटेड इनोन के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, चाहे वे साइक्लिक हो या फिर अचक्रीय हो या फिर 6 सदस्यीय चक्रीय कीटोन का मूल मान कितना होता है? 215 नैनोमीटर। ठीक है? कि अगर कॉन्जुगेटेड इनोन दे रखी है अतः कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, कीटोन मौजूद है, तो क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड इनोन हो गया, ठीक है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो अगर वो साइक्लिक है या अनोन साइक्लिक है या फिर 6 सदस्यीय कीटोन है, ठीक है? तो उसके लिए साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, उसके लिए वैल्यू कितनी माननी है अपने के लिए बेस वैल्यू कितनी माननी है? 215 नैनोमीटर माननी है, ठीक है? अब दूसरी कंडीशन देखिए, या चक्रीय अचक्रीय तथा 5 सदस्यीय क्या हो कीटोन का मूल मान हो, कितना होगा? चक्रीय अथवा या फिर 5 सदस्य या तो नॉन साइक्लिक हो या फिर साइक्लिक है और 5 मेंबर्ड हैं, तो उसके लिए अपने को कितनी वैल्यू माननी है? 202 नैनोमीटर। नॉन साइक्लिक हो और 6 सदस्यीय साइक्लिक मेंबर के लिए 215, नॉन साइक्लिक और 5 मेंबर्ड सदस्य के लिए जो कीटोन की वैल्यू कितनी है? 202 नैनोमीटर। ध्यान रखना दोनों की डिफरेंस। नेक्स्ट है कि अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का मूल मान कितना होगा? ठीक है? अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ऊपर तो कीटोन की बात की थी अपन ने और अगर एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा हो, तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो बेस वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 207 नैनोमीटर आती है। ठीक है? नेक्स्ट है कि मूल मान में निम्न मान जोड़ते हैं। ठीक है? ये तो हुई बेस वैल्यू की बात, ये तो हुई सिस्टम्स की बात कि ये तो चीज़ें मौजूद होगी। ठीक है? मतलब ये सिस्टम वैल्यू तो अपने को कंसीडर करनी है सिस्टम को पहचान कर। अब है कि इसके अलावा बेस वैल्यू के अलावा और कौन-कौन सी चीज़ें मौजूद हो तो कितनी वैल्यू होती है? कि प्रत्येक बाह्य चक्रीय मतलब एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए कितनी वैल्यू माननी है? +5 नैनोमीटर, ठीक है? प्रत्येक अंतःचक्रीय द्विबंध, ठीक है? साइक्लोपेंट 2 इनोन के अतिरिक्त मतलब 5 या 7 सदस्य कीटोन हो तो मतलब सिस्टम के अलावा और अगर कोई डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है? जैसे अंतःचक्रीय एंडोसाइक्लिक बॉन्ड मौजूद है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल ले रखा है साइक्लोपेंट 2 इनोन के अतिरिक्त अगर 5 या 7 सदस्य कीटोन होगी, तो इसके लिए कितनी वैल्यू माननी है अपने को? 5 नैनोमीटर, ठीक है? एक्सोसाइक्लिक के लिए भी 5 और एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद हैं, तो सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं या फिर सिस्टम के अंदर कंसीडर हो सकते हैं, तो उसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? +5 नैनोमीटर। नेक्स्ट है कि प्रत्येक एल्किल या वलय अवशेष के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा 4 सिचुएशन होगी। अल्फ़ा, बीटा मैंने आपको कंसीडर करना बता दिया है इसके लेक्चर के अंदर कि अल्फ़ा, बीटा कहाँ से आपको कंसीडर करना है, ठीक है? कि अगर वलय अवशेष या एल्किल समूह अल्फ़ा कार्बन पर हो, तो वैल्यू कितनी माननी है अपने को? 10 नैनोमीटर, ठीक है? बीटा कार्बन पर हो, तो उस कंडीशन में आपको जो सिचुएश कितने माननी है वलय अवशेष या एल्किल सब्स्टिट्यूट की जो वैल्यू 12 नैनोमीटर और गामा या डेल्टा कार्बन पर हो, ठीक है? तो उस समय आपको जो वलय अवशेष या फिर एल्किल सब्स्टिट्यूट की वैल्यू है वो कितनी माननी है? 18 नैनोमीटर के बराबर माननी है, ठीक है? उसके पश्चात द्विबंध की अगर बात करें कि प्रत्येक द्विबंध का अगर एक्सटेंशन होना है कि जो सिस्टम के अलावा अगर डबल बॉन्ड जितने मौजूद हैं, ठीक है? अगर सिस्टम के अलावा एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो 30 नैनोमीटर मान लिए या फिर कई बार 2 डबल बॉन्ड मौजूद हो तो 30 × 2 बटा 60 नैनोमीटर अपन को वैल्यू कंसीडर करनी है। समवलय संयुग्मी डाइन की बात करें, ठीक है? अगर एक ही रिंग के अंदर कॉन्जुगेटेड डाइन मौजूद है, तो बेस वैल्यू के अलावा अपन कितनी वैल्यू मानते हैं? 39 नैनोमीटर, ठीक है? कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए। अगर अपन क्रोमोफोर की बात करें, ठीक है? जैसे ओएच है, अगर क्रोमोफोर है जो कि अल्फा स्थिति में है तो 35 नैनोमीटर वैल्यू मानते हैं, बीटा स्थिति पर है तो 30 नैनोमीटर और गामा स्थिति पर है तो 50 नैनोमीटर मानते हैं। और उसी प्रकार अगर अपन बाकी की जो वैल्यूज़ हैं, वो अल्फ़ा, बीटा, गामा के लिए अलग-अलग होती हैं। इन वैल्यूज़ को अपन आगे कल और स्टडी करते हैं, ठीक है? लेकिन ये वैल्यू आपको याद होगी तो ही आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग वुड और फिशर रूल लगाकर इनकी लैम्ब्डा मैक्स फाइंड आउट कर पाएँगे, ठीक है? आप इन वैल्यू को याद करें, एग्ज़ाम्पल सॉल्व करें,
ठीक है? जितने ज़्यादा आप एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे, आप इनको कंटेस्ट कर पाएँगे, ठीक है? देखने से याद नहीं होगा, प्रैक्टिस करते रहिए, इनके बुक से एग्ज़ाम्पल लेकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और इन वैल्यूज़ को याद कीजिए, ठीक है? इससे आगे के अपन जो एग्ज़ाम्पल और जो वैल्यूज़ है अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंसीडर करेंगे। थैंक यू सो मच।